हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 23 मार्च को हमारे देश में मार्टियर्स डे मनाया गया। ये मार्टियर्स डे उस दिन को कमेमोरेट करता है जिस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिली। तो उसी के चलते आज हम आपके लिए एक स्पेशल कवरेज लेके आए हैं शहीद भगत सिंह जी के ऊपर। उनकी जीवनी को आज हम देखेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे, उस कंटेंट को पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। और जो हमारा मेजर फोकस है वो ये है कि आप कैसे उनके जीवन में से सीख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आपकी विल पावर क्या होनी चाहिए, आपकी कितनी शिद्दत होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए, और आपका क्या मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए जिससे कि आप उस चीज़ को पा सकें। तो आइए इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने भी उनको एक ट्रिब्यूट पे किया मार्टियर्स डे पे। तो इसी के चलते ये हमारे करंट सेक्शन में से भी जुड़ जाता है और जो कि हम हर 2 मिनट सीरीज में आजकल कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ऐसा उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। माना जाता है कि वो गांधी जी के बाद हमारे देश के दूसरे नंबर पे सबसे फेमस फ्रीडम फाइटर थे, सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी थे। उनकी अगर सोच की बात करें तो वो सिर्फ इसी सोच तक नहीं थी कि हमको ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए। उनकी सोच ये कहती थी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में से चले जाएंगे तो हमारे देश में डिवीजन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस। इवन दो पाकिस्तान के बनने के बाद भी आज भी हमारे देश में कम्युनल लाइंस पे डिवीजन है, जो कि उनकी सोच को दर्शाता है कि हमारे देश में जो पैट्रियोटिज्म की भावना थी वो ऐसा एक हॉलो पैट्रियोटिज्म था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें। उसके बाद हम अगर उन चीज़ों की बात करें जिन पे उन पे काफ़ी प्रभाव डाला तो वो था सोशलिज्म और मार्क्सिज्म। आगे चल के जब वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी वो ये एक वर्ड सोशलिस्ट जो ऐड कर देंगे, जिससे कि पता लगता है कि उन पे काफ़ी इंक्लिनेशन थी उनकी सोशलिज्म की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम उनकी जीवनी की बात करें तो उनका जन्म होता है सितंबर 1907 में। लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, जो कि आज पाकिस्तान का पार्ट है। अगर हम उनके चाइल्डहुड की बात करें तो बचपन से ही उनकी फैमिली में काफ़ी पार्टिसिपेशन रही है नेशनल स्ट्रगल को लेके, जिससे कि पता चलता है कि वो बचपन से ही इस चीज़ से जुड़े हुए थे। अगर हम उनके 2 अंकल्स की बात करें जिनका नाम है अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, वो शुरू से ही इस नेशनल स्ट्रगल से जुड़े हुए थे। काफ़ी उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और एक स्पेशल मूवमेंट भी उन्होंने चलाई जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा। अगर आपने मूवी है जो शहीद भगत सिंह वो देखी हो तो उसमें भी इस मूवमेंट के बारे में वर्णन है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ऐसा चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चल के उनकी स्कूलिंग की बात करें तो वो खालसा हाई स्कूल ना जाके डीएवी हाई स्कूल क्यों जाते हैं कि मान लीजिए जो उस टाइम पे जो एक कल्चर था कि वो ये था कि जो भी सिख बच्चे होंगे, जैसे कि भगत सिंह भी एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, जो भी सिख बच्चे थे वो खालसा हाई स्कूल में जाते थे। पर क्योंकि उनकी फैमिली में नेशनलिज्म की इतनी भावना थी तो उनको लगता था कि जो ऑफिशियल्स हैं खालसा हाई स्कूल के वो अपनी जो लॉयल्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओ कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम खालसा हाई स्कूल में अपना ना बच्चा ना भेज के एक डीएवी हाई स्कूल में भेजेंगे, जो कि एक आर्य समाज इंस्टीट्यूशन था। जिससे कि पता लगता है कि उस टाइम पे सेकुलरिज्म की भावना कितनी ज़्यादा थी आज के मुकाबले। आगे चल के भगत सिंह पे करतार सिंह सराभा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो कि गदर पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर है। और करतार सिंह सराभा जो हमारे पंजाब के एक काफ़ी बड़े फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और आगे चल के ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई हमारे इंडिया में उनमें काफ़ी फ्रंट रनर भी रहे। तो आगे ये है आपके लिए एक स्पेशल कोड जिससे कि आप सीख सकते हैं दैट आई एम अ मैन एंड ऑल दैट अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी। अगर मान लीजिए आप कल को ऑफिसर बन रहे हैं तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर उस इंसान को उस तरीके से देख सकें कि आप उससे उसकी पूरी मदद करें। ये नहीं है कि आप अपनी पावर को ऐसा मिसयूज़ करें। जितने भी आप अपनी पावर का 100% यूटिलाइजेशन कर सकें हर उस इंसान के लिए जिससे कि आप कंसर्न्ड हों। तो आपको कंसर्न हर उस इंसान से रखना है जो भी मैनकाइंड का पार्ट है। तो ऐसा ये काफ़ी इंटेग्रिटी वाली भावना हमको देता है जिससे आप सीख सकते हैं। उससे आगे तो 1919 में जैसे कि आपको पता है ये वो साल है जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल की उम्र में थे और वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे।
और जब वो शाम को उस बाग में जाते हैं तो वो देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो ऐसे बॉडीज वहीं पे पड़ी थी, जो भी खून था उस बॉडीज का वो मिट्टी में मिल चुका था। तो वो क्या करते हैं कि उस खून भरी मिट्टी को, उस लाल मिट्टी को एक बोतल में भर के अपने घर ले आते हैं और अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, और ये शपथ लेते हैं कि आज से मैं जो भी काम करूंगा अपनी देश की आज़ादी के लिए करूंगा। इससे उनकी डेडिकेशन पता लगती है, उनकी सोच पता लगती है। इवन दो कि वो सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थे, सिर्फ 12 साल के थे, उनका व्यू पॉइंट कितना क्लैरिटी थी उनको कि मैंने आगे जाके क्या करना है, और जो उन्होंने किया भी। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ को ठान लें, तो हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम उस चीज़ पे अड़े रहें, चाहे जब तक वो चीज़ हमको मिलती नहीं है। जब भी हम तैयारी करने लगते हैं, मान लीजिए हमने कोई टाइम टेबल बना लिया कि इतने घंटे पढ़ेंगे, मान लीजिए हम 1 घंटे के लिए बैठे, उसमें 10 बार फ़ोन देख रहे हैं या बीच में ही उठ गए, तो ऐसी डेडिकेशन से, अगर बिना किसी डेडिकेशन से हम तैयारी करेंगे तो हम अपनी वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि है ऑफिसर बनना। तो ये चीज़ हमने उससे सीखनी है। आगे चल के 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जो कि लाहौर में है। उसमें उन्होंने क्या काफ़ी राइटिंग क्लासेस ली, और आगे चल के राइटर भी बने और एडिटर भी बने काफ़ी पंजाबी और उर्दू न्यूज़पेपर्स के। एंड 1926 में उन्होंने एक नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। ये ऐसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन देके कि भगत सिंह इनमें से किसके साथ जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन की नौजवान भारत सभा, और सेकंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में भी बात की। इसमें जैसे वो सोशलिस्ट वर्ड जोड़ देते हैं। इसमें उनका जो एसोसिएशन होता है वो काफ़ी रेवोल्यूशनरीज के साथ होता है। अगर मैं 2 नाम लूँ, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो उसके बाद कॉलेज डेज के दौरान ही वो एक गणेश शंकर विद्यार्थी के न्यूज़पेपर में काम करते हैं, जिसका नाम था प्रताप प्रेस, जो कि कानपुर का एक डेली न्यूज़पेपर था। कुछ महीनों के लिए उन्होंने काम किया, और साथ में जब वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद दिल्ली में गए तो उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी निकाला, जिसका नाम था वीर अर्जुन न्यूज़पेपर। तो अब तक हमने 2 एसोसिएशंस कर ली हैं, जिनका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और साथ में नौजवान भारत सभा। और अब हमने 2 न्यूज़पेपर या प्रेसेस की बात की, सबसे पहले प्रताप प्रेस और वीर अर्जुन प्रेस, जो आपको न्यूज़पेपर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कोट आपके लिए है कि जैसे बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक ए रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द बिटिंग स्टोन्स ऑफ आइडियाज। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि आपकी सोच ही है जो आपके जीवन में, आपके आसपास रेवोल्यूशन ला सकती है। बॉम्ब्स, पिस्टल्स या और भी किसी मीडियम की बात कर लें, वो सिर्फ एक जरिया है उस चीज़ का। आपकी सोच है, आपके आइडियाज़ हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके सराउंडिंग में कैसी चीज़ें हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिससे कि आप अपने व्यू पॉइंट बनाते हैं, वो सबसे बड़ा चीज़ें हैं जो आपके जीवन में डिटरमाइन करेंगी। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ें। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो कुछ किताबें अपने पास ऐसी रखें जिससे कि आपका व्यू पॉइंट एनहांस हो। इससे क्या होगा कि आपको अपने इंटरव्यू में भी तैयारी में हेल्प मिलेगी। बच्चे क्या करते रहते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे, कि मान लीजिए इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ तो प्रीलिम्स के बाद भी उसी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे, जो कि आज से 1 साल बाद है। बनता तो ये है, अगर प्रीलिम्स की क्लियर नहीं हुआ तो वो मेंस की तैयारी शुरू करें, क्योंकि कभी तो प्रीलिम्स होगा तो उसके बाद तो मेंस ही देना पड़ेगा। और मान लीजिए कभी मेंस हुआ तो इंटरव्यू की तैयारी तो करेंगे ही। तो तैयारी हमेशा इंटीग्रेशन में होती है, ये नहीं कि आज प्रीलिम्स की कर ली फिर मेंस की करेंगे फिर इंटरव्यू की करेंगे। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। जितना आप अंदर से ऑफिसर टाइप फील करेंगे उतना ही आप बाहर चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। उससे और इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है कि हम बहुत ही अच्छी किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। जो भी रेडीमेड मटेरियल है वो तैयारी के लिए ठीक है कि आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल गया, पर न्यूज़पेपर के पढ़कर कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। तो प्लीज़ अच्छा पढ़िए। तो आइए इसको कंटिन्यू करें। तो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट तो बता ही दिया कि कैसे आगे चल के वो सोशलिज्म की तरफ बेंट होने की वजह से इस एसोसिएशन में भी वो एक वर्ड ऐड कर देते हैं, सोशलिस्ट। तो आगे चल के 1926 में वो सोहन सिंह जोश, जो कि पंजाब के एक फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनकी एक पार्टी है जिसका नाम है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। उनके लिए वो एक मंथली मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है कीर्ति, और उसका कौन सी लैंग्वेज में है, वो पंजाबी।
अगर हम उनके जेल अरेस्ट की बात करें कि सबसे पहले बार वो 1927 में अरेस्ट होते हैं काकोरी केस के एसोसिएशन के मामले में। उन्होंने जब काकोरी केस हुआ, आई होप आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो काकोरी केस जब हुआ तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में, और उसमें उन्होंने कौन सा स्यूडोनेम यूज़ किया था, उसका नाम था विरोधी, जो कि हो गया हिंदी में रिबेल। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड टाइम वो अरेस्ट होते हैं, एक बॉम्ब एक्सप्लोजन केस में उनको अरेस्ट किया जाता है जो कि लाहौर में होता है। अगर इसकी थोड़ी डिटेल दूं तो इसमें क्या पता चला बाद में कि ये जो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था वो पुलिस ने ही करवाया था। क्यों करवाया था कि उस टाइम पे जो भी रेवोल्यूशनरीज थे हमारे देश में, जो भी काफ़ी एक्टिव थे रेवोल्यूशनरीज, उन पे फॉल्स चार्जेस लगाने के लिए ये सब कुछ करवाया गया था, जिसके चलते भगत सिंह को अरेस्ट किया गया और उनको 60,000 के एक सिक्योरिटी दे के छुड़वाया गया था, जो कि आज के टाइम में 25 लाख बन जाती है। तो ये थी इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये आपके लिए एडिशनल एक मोटिवेशन फैक्टर है। ये चिट्ठी तब वो अपने पिताजी को लिखते हैं जब उनके पिताजी कहते हैं, उन पे फोर्स डालते हैं शादी के लिए। अगर इस चिट्ठी को मैं आपके लिए इंटरप्रेट करूं तो वो ये है, वो अपने पिता को लिखते हैं कि मैं अभी इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो अभी मैं तैयार नहीं हूं, ना ही मेरी कोई सोच है ऐसी कि मैं शादी के लिए जाऊं। आज के टाइम पे जब 30 करोड़ लोग मेरे देश में दुख और पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो मेरी उनके तरफ एक जिम्मेवारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। तो आज मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूं अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे को ये अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन करने का, अपने आज़ादी में एक बलिदान देने का, अपना छोटा बलिदान देने का मेरे को एक भरोसा दें, मेरे को एक आज़ादी दे कि मैं जा सकूं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि मान लीजिए अगर उन्होंने सोचा था जब ये 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो तब से ही वो काम कर रहे हैं। और जब वो अपने पिता को कहते हैं कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो उनमें कोई ऐसा, उनके मन में इस चिट्ठी से पता लगता है कि उनके मन में ऐसा कोई शितम नहीं है कि मुझको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे जब हम तैयारी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम काफ़ी डबल माइंडेड होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। स्टेट कोई निकल रहा है तो उसको दे दे, यूपीएससी करनी चाहिए, कोई बैकअप प्लान है तो उसको कर लें। अगर मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 साल एक ही तैयारी को लगा देते हैं। उसका मेजर कारण क्या है कि आप बहुत टाइम से जो आप कर रहे हैं या उसको पूरा टाइम नहीं दे रहे। मान लीजिए अगर यूपीएससी की तैयारी को 12 से 14 घंटे चाहिए, आप डेडिकेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो किसी भी जॉब के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, पर अगर मान लीजिए आप पूरी तरह डेडिकेटेड है कि आपने करना ही यही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप रोज़ 12 से 14 घंटे इस तैयारी को दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो 1 साल में पूरी हो जाएगी, और अगले साल आप इतने कॉम्पिटिटिव होंगे कि आप उस पेपर के लिए बैठ सकें। अगर हर साल 5 से 6 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं, तो उनमें सिर्फ 30 से 40 हज़ार ही ऐसे होते हैं जो उस पेपर के लिए अपनी कॉम्पिटेंस साबित कर पाते हैं। उसका कारण यही है कि आप तैयारी में तो बैठ जाते हैं पर उस तैयारी को नहीं करते हैं। तो अगर आज से भी आपके पास 90 दिन है अपने प्रीलिम्स को, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप हर कम से कम 10 घंटे दें अपने दिन में से। तो प्लीज़ आप इनसे सीखिए। तो आगे अगर हम बात करें उसके बाद कि वो किन से प्रभावित हैं, उनकी रीडिंग्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और मिखाइल को काफ़ी पढ़ा करते थे। इनसे ही पता लगता है कि उनका सोशलिज्म के प्रति काफ़ी टिल्ट ऑफ माइंड था। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये माना जाता है कि जेल में जाने से पहले उन्होंने 200 किताबें पढ़ के गए थे वो 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर, और जब वो जेल में थे सिर्फ 7 महीनों में ही उन्होंने 300 किताबें पढ़ ली थी। जब भी ये माना जाता है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप उस जो राइटर होता है उसकी जीवन को एक फील कर सकते हैं, उसके जीवन को जीते हैं। और काफ़ी ये एक फेमस कोट भी है कि जब भी जो भी बंदा किताबें पढ़ता है वो एक ही जीवन में हज़ारों जिंदगियां वो एक्सपीरियंस कर लेता है, जी लेता है। तो जो एक किताब नहीं पढ़ता है उसके पास एक लिबर्टी नहीं होती, एक प्रिविलेज नहीं होती। तो जैसे कि आज के टाइम में इतना इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आ गया, पर किताबों का उतना ही प्रोमिनेंस है। जो बंदा किताबें पढ़ता है, रीडिंग्स करता है, उसकी जो नॉलेज होती है, जो इंटेलेक्ट होता है, वो और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहांस कीजिए। तो आगे अगर हम भगत सिंह की बात करें कि उनकी जो स्टार्टिंग में जब 1922 था, जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे,
तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तब उन्होंने महात्मा गांधी जी को काफ़ी होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उस टाइम पे जो भी वो देश में एक्टिविटीज़ चल रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो भी बॉयकॉट चल रहे, तो उन्होंने काफ़ी वो कपड़े भी जलाए अपने, जो कि विदेशी थे। पर जब गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जब उन्होंने देखा कि एक वायलेंट एक्टिविटी आ गई है, जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो भगत सिंह का दिल टूट गया कि अगर ये विड्रॉ ना होता तो हमारे देश को बहुत ही जल्दी आज़ादी मिल जाती। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा एक कारण बना कि वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की तरफ उनका झुकाव हो गया। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की इसी टाइम पे बात करें तो ये था कि उस टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ, वर्ल्ड वार 1 कुछ साल पहले होके हटा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ही एक वायलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था और इसी का प्रभाव फिर भगत सिंह के ऊपर भी पड़ा। और अगर हम डोमेस्टिक हिस्ट्री की बात करें, अपनी इंडियन हिस्ट्री की, तो यहाँ पे जब चौरी चौरा हुआ उसके बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, तो इसकी वजह से एक मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ भगत सिंह की ज़िंदगी में, जिसके बाद उनको एक रेवोल्यूशनरी जानने लग गए। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन होता है, जब वो लाला लाजपत राय जी के साथ एक साइमन प्रोटेस्ट मूवमेंट में पार्ट ले रहे होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि लाला लाजपत राय जी तो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू व्यू पॉइंट को बिलोंग करते थे, हिंदू महासभा का वो पार्ट थे। और जैसे ऑन द ऑपोजिट हैंड जो हमारे भगत सिंह है, वो एक एथीस्ट किस्म के इंसान थे, पर फिर भी चाहे वो उनमें काफ़ी डाइवर्जेंस ऑफ थॉट्स था, फिर भी उनमें एक कॉमन व्यू पॉइंट था कि हमको आज़ादी दिलवानी है। यही हमको सीखना है कि हमको अगर आगे चल के मान लीजिए आप ऑफिसर बन जाए, या अपनी दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे कि आप अपना व्यू पॉइंट सेम ना रखते हो, तो उसके साथ आप कैसे एक इंटीग्रेशन में चल सकते हैं। तो जब उनके प्रोटेस्ट के दौरान जब लाला जी पे एक लाठी चार्ज हुआ और कुछ समय बाद अपने इंजरीज को वो सस्टेन ना कर पाए और उनके देहांत हो जाता है, तो भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए, अवेंज करने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि जो उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था जेम्स स्कॉट, तो उसको मारने का वो प्लान बनाते हैं अपने साथियों के साथ। इसमें सुखदेव और राजगुरु उनके साथ थे। पर क्या होता है कि वो गलती से एक और पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जॉन सॉन्ड्रेस था, उनको शॉट डेड कर देते हैं। इसी को नाम दिया गया फिर आगे जाके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, और इसकी वजह से उनको फांसी होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे जब उन्होंने ये मर्डर किया जॉन सॉन्डर्स का, तो वो क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि अभी पब्लिक में रहना सही नहीं है। तो भगत सिंह काफ़ी टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और जब वो अंडरग्राउंड होते हैं तो उनको एक अपना एसोसिएट मिलता है जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। तो उस टाइम पे जब वो वापस आते हैं अप्रैल 1929 में, उस टाइम पे काफ़ी मिस हैंडलिंग हो रही होती है हमारे देश की ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो उस सरकार को सुनाने के लिए दो एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके फोड़ते हैं। उस टाइम पे 2 बिल्स पास हो रहे होते हैं उस असेंबली में, जिनका नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल और सेकंड नंबर पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यहाँ पे अगर मैं यूपीएससी पेपर की बात करूँ तो आज से 2 साल पहले एक ये क्वेश्चन आया था कि पब्लिक सेफ्टी बिल किस चीज़ के रिलेटेड था जो ये पास हो रहा था। तो अब आपका काम क्या बनता है कि आपने ये पता करना है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल किस चीज़ के लिए था। आपको ये दोनों बिल्स ही पता होने चाहिए कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल किस चीज़ के लिए था। सिर्फ एक लाइन का ये आंसर है इसका। तो प्लीज़ कमेंट्स में आपने बताना है कि ये 2 बिल्स किस चीज़ के लिए थे। तो जब वो एक्सप्लोजन कर देते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि जो वो एक्सप्लोजन हो रहा है वो खाली जगह में हो जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं बैठा, ताकि किसी को हार्म ना हो। तो इससे पता लगता है कि उनका हार्म करने का कोई भी मोटिव नहीं था, बस उस सरकार को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का उनका मोटिव था। जब वो अरेस्ट होते हैं तो वो अपने 2 फेमस स्लोगन्स हैं जो उनको वो देते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। तो ये है उस टाइम का जो फेमस स्लोगन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, इफ़ द डेड हैव टू हियर द साउंड हैज़ टू बी वेरी लाउड, जो आज के टाइम पे काफ़ी हमारे देश में भी लागू होता है। आगे चल के जैसे मैंने बताया कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको सज़ा फांसी होगी आगे जाके। तो उस टाइम पे जब वो जेल में गए
तभी उन्होंने अपना, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए कोई कंसर्न है वो मेरा कंसर्न है, जैसे हमने पहला कोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो जब वो जेल में गए तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे बाकी कैदी हैं उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोटेस्ट शुरू किया। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने 3 मेजर मांगेगी। सबसे पहली मेजर मांग तो ये थी कि जो भी ब्रिटिश प्रिजनर्स हैं और इंडियन प्रिजनर्स हैं उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। जो भी उनको राइट्स मिल रहे हैं, जो भी उनको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, वो एज सच इक्वल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो भी प्रिजनर्स हैं, इंडियन प्रिजनर्स, उनको एज बेसिक अमेनिटीज़ न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स हैं वो मिलनी चाहिए, ताकि उनका इंटेलेक्ट शार्प हो सके, वो पढ़ते रहें। अगर वो पढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनको दुनिया के बारे में पता लगेगा, वो नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, उनका इंटेलेक्ट शार्प होगा, जिससे कि वो और बेहतर, अगर वो कल को छूट के जाएं बाहर तो और बेहतर काम कर सकेंगे देश के लिए। और तीसरे नंबर पे उन्होंने जो बेसिक डिमांड रखी थी कि जो खाना है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है और वो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का मिलना चाहिए। और जब वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक उनका एसोसिएट था जिसका नाम था जतिन दास, या पूरा नाम आएगा जतिन दास। तो वो उनका देहांत हो जाता है इस प्रोटेस्ट के चलते, क्योंकि वो काफ़ी वीक हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना और वो फोर्सफुली उस चीज़ को, उनकी मांगों को उनको मानना पड़ा। इसी कार्यकाल के चलते जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम है वाई एम एन एथीस्ट। काफ़ी अच्छा ऐसे, काफ़ी अच्छे, अब बुक के रूप में ये पब्लिश होता है, तो कभी भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ इसको पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। अगर मैं उनके सेंटेंस की बात करूं तो मेजरली ये जो सेंटेंस था वो 24 मार्च को उनको फांसी लगनी थी, पर क्योंकि ओवरऑल इतना प्रेशर बन गया था पब्लिक ऑफिशियल्स का, पूरी जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर और ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि उनको 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को शाम के 7:30 बजे फांसी देने का फैसला किया गया। आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो ऑर्डर है जो कि मॉडिफाई किया गया था कि उनको पहले फांसी दे दी जाए। और उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस कोट था कि आई एम सच अ ल्यूनेटिक दैट आई एम फ्री इवन इन जेल, कि मैं इतना पागल हूँ कि मैं जेल में भी फ्री की तरह अपने आप को महसूस करता हूँ। ये तभी हो सकता है कि अगर आपका व्यू पॉइंट, आपकी सोच बहुत बड़ी हो, आपकी सोच किसी भी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ही सीमित ना हो, आपकी सोच लार्जर देन लाइफ हो। ये तभी होगा जब आप दुनिया को जानेंगे, बहुत पढ़ेंगे। पढ़ने से सिर्फ यूपीएससी का मतलब नहीं है, इससे अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो आगे चल के एक मेजर डिमांड हुई भगत सिंह की तरफ से जब उनको फांसी देनी थी, तो वो उनका मानना था क्योंकि जो मेरी जंग चल रही है वो आज़ादी के लिए एक जंग मानी जानी चाहिए, और मैं कोई सिंपल क्रिमिनल नहीं हूँ, कोई भी ऐसा प्रिजनर नहीं हूँ, मेरे को एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर समझा जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो भी सोल्जर्स होते हैं, जब जंग लगती है तो वो एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर ट्रीट किए जाते हैं, और उनको जब शहीद किया जाता है तो वो गोली मारकर होता है, ना कि फांसी देकर। गोली मारकर इसलिए होता है ताकि उनको शहीद का दर्जा मिल सके। तो उसी के चलते ये भगत सिंह की डिमांड थी कि मेरे को भी गोली मारी जानी चाहिए, ना कि मेरे को फांसी दी जाए। पर ब्रिटिशर्स ने उनकी ये डिमांड नहीं मानी और शाम को उनका जो फांसी दे दी गई। और जब जो कि जेल का जो बैग पीछे का दरवाज़ा था, आगे वाले दरवाजे पर बहुत ही भीड़ जमा हो गई थी, इस अंदेशे से कि हमको उनको छुड़वाना है। पर क्योंकि ब्रिटिशर ने 11 घंटे पहले ही उनको फांसी दे दी थी, तो उनको पीछे वाले दरवाजे से निकाला। सतलुज दरिया है, ये आपको काफ़ी डिसेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो उनको सतलुज के दरिया के पास उनको जला दिया गया और उनकी जो एशेस थी उसी में ही बहा दी गई, उनकी हाफ बर्न्ड बॉडीज़ की। तो आगे चल के जवाहरलाल नेहरू जी उनके बारे में लिखते हैं उनके देहांत के बाद कि भगत सिंह को आगे जाके इसलिए नहीं जाना जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है, बल्कि उनको उनके उद्देश्य के लिए, उनकी सोच के लिए जाना जाएगा। वो एक सिंबल की तरह उभरेंगे जिनको पूरा हमारा देश जानेगा, जो कि आज जान भी रहे हैं। उसी के चलते 23 मार्च को मार्टियर्स डे मनाया जाता है हमारे देश में। और जब उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी थी तो उनकी याद में एक शहीद आज़म सरदार भगत सिंह म्यूजियम भी बनाया गया, जो कि खटकर कला में है, जो कि उनका एंसेस्ट्रल विलेज है। तो लास्ट में उनका ये काफ़ी फेमस कोट था, दैट दे मे किल मी बट नॉट माई आइडियाज़, दे कैन क्रश माई बॉडी बट विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट्स। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो भी हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं
वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, पर हमारी सोच, जो हमारे आइडियाज़ हैं, वो आगे भी चल सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए काम कीजिए जो आपकी आगे जाएंगी, ना कि उन चीज़ों के लिए जो कुछ ही टाइम की हैं। तो ये था आज का हमारा स्पेशल कवरेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों को लाने में। आई होप अगर आपको ऐसी और भी कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ जो हम कल्चर के स्पेशल टर्म्स का एक कवरेज लेके आएंगे, जिसमें पूरा एंशिएंट और मिडिवल की जो भी टर्म्स हैं उनको कंपाइल करके आप तक लाया जाएगा, ताकि इस बार आपको यूपीएससी की हिस्ट्री के सेक्शन में से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।